वह कौन सा, एक मिनट मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? वो है आपका अमीटर। दूसरा पॉइंट है, आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। वो है आपका किलोग्राम पर घन मीटर। उसके बाद है पॉइंट आपका, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसको हम डेसिबल कहते हैं। हवा में नमी के मापने के लिए सॉरी नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वो है आपका हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि होता है धारा घनत्व। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो रोलिंग घर्षण आपका सबसे कम उत्पन्न करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग किया जाता है तो अंतरिक्ष रॉकेट में किया जाता है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनामो के द्वारा करंट उत्पन्न करते हैं। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हमसेल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, इन सभी चीज़ों में हम सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। जो भी भाई बहन वीडियो पे नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल पे, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। मानव कान की श्रवण परास होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब इतना तक आदमी सुन सकता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय नहीं है? वो है आपकी अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे सभी के सभी क्या होती हैं? एक करने पर पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, ये सभी के सभी क्या होती हैं? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? वो है आपका पराबैंगनी विकिरण। इसके पास क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा सा तरंग दैर्ध्य होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है। रीजन क्या है उसका? कि स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि तुलना में ये आपका काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पोर्सलिन उष्मा का क्या है? अच्छा सुचालक है, इसलिए उसमें चाय पीना आपका सुविधाजनक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं आपके सामने। लेंजे है ये एक्चुअली। लेंजे के नियम की व्युत्पत्ति के लिए किस संरक्षण नियम का हम उपयोग करते हैं या उपयोग होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का उपयोग होता है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकाने में अधिक समय लेती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कि ऊंचाई बढ़ाने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है जिससे सब्जियों पकाने में अधिक समय लगता है। एक हिमानी का आधार पिघलता है पिघलता है पर उसका क्या है ये? सिर्फ नहीं पिघलता। इसका कारण क्या है? कि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देगा आपका कि सिर्फ नहीं पिघलता है। क्या नहीं पिघलता है? सिर्फ उसका ये नीचे दाब का जो प्रेशर होता है वो नहीं निकलता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? वो होता है 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? वो होता है आपका उत्तल दर्पण। अगला पॉइंट है, प्रदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है मरकरी और आर्गन का प्रयोग होता है। सितारों के चमकने में प्रकाशीय प्रक्रिया किसके कारण होती है? वो होता है वातावरण अपवर्तन के कारण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है वास्तविक, उल्टा और आभासी होता है। किसी शब्दकोश में लिखे ठीक है ना छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम पसंद करेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस उसमें क्या होता है? उपयोगी होता है, क्योंकि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उपयोग इससे कर सकते हैं। क्लियर है ना?
उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो होता है दृष्टिपटल, रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, वो क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित है, ठीक है ना। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा, तो आपको पता है वो भी 30 डिग्री होगी। आपतन कोण परावर्तन कोण के पास हमेशा बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, वो होता है आपका जो ब्लू लाइट होती है, यानी नीला प्रकाश होता है, उसमें आपकी उच्चतम ऊर्जा होती है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन मुद्दों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और स्पष्ट निर्मित करता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है मेरा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो वो है आपका आवृत्ति नहीं बदलती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है ना। उसके बाद पॉइंट है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है तो ये वाली स्थिति पाई जाती है। पृथ्वी द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो वो होता है सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला बैगनी कलर है, जिस पेन का हम यूज़ कर रहे हैं। एक सामान्य नेत्र की लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, या उसको हम 20 mm का नाम देते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं। करा कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो सबसे अधिक होने वाला आपका बैगनी है। किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में आपको पता होगा कि टंगस्टन का प्रयोग होता है। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो आपका कार्य करता है विद्युत धारा का ताप प्रभाव पर ये काम करता है, ठीक है ना। करा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से विद्युत धारा कहलाता है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका कि सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाला बल्बों को जोड़ा जाता है, तो हम जानते हैं उसको समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका टार्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो वो हैं आपके न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाते हैं। डायोड का प्रयोग लाया जाता है, तो वो होता है दिष्टकारी, मतलब जिसको हम रेक्टिफायर का नाम देते हैं। रेक्टिफायर के रूप में डायोड का प्रयोग लाया जाता है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, तो कौन सी ध्यान रखने वाली बात है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये ओम नियम के सत्यापन के लिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अमीटर को हमेशा हम क्या करें, सीरीज क्रम में मतलब श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला पॉइंट हम देखते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, तो ये होता है एक टेम्परेचर, इसका नाम है क्यूरी ताप, यानी क्यूरी टेम्परेचर पर आपका जो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत चुंबक का कर बनाने में सामान्य उपयोग की जाने वाली सामग्री है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज्यादा आपका नरम लोहा की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, किसी भी क्षण उनका वेग एक ही होगा, ठीक है ना। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित
निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक रूप से आवेशित कण है? वो है आपका अल्फा किरण। क्या है आपका? ये आपका धनावेशित कण है। नाभिकीय रिएक्टर में D2 का उपयोग होता है, तो D2 का उपयोग मंदक के रूप में होता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होता है, तो क्या होगा उसका? कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। क्लियर है ना? अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा होती है स्थिर होती है। क्या होती है? स्थिर होती है। भू स्थित उपग्रह घूमता है, तो भू स्थित उपग्रह स्थिर ऊंचाई पर क्या होता है? घूमता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि विंडो या घरेलू क्लीनर का परफ्यूम स्प्रेयर, क्या है ये? स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बॉटनी निम्नलिखित में से किस किस पर काम करती है, यानी किस पर काम करती है? तो वो होता है बर्नौली के सिद्धांत पर क्या करती है? ये काम करती है। अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में सबसे ज्यादा वो भार को धकेल सकता है। इसी के साथ हमने फिजिक्स वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। ये आपको पता होना चाहिए जो आपका जीएस वाला पोर्शन है ना, जीएस वाले पोर्शन में, इस जीएस वाले पोर्शन में आए हुए सभी के सभी आपके साइंस के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस पार्ट में कराया है। अब हम बात करेंगे आपको इसी के साथ हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हम इन दोनों चीजों को आज खत्म कर लेंगे। क्लियर है ना? आते हैं रसायन विज्ञान की तरफ। तो पहला पॉइंट है इसका कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के अन्य स्थिर कक्ष का अर्थ विकास किसके समानुपाती होता है? तो n के पावर 2 होता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? वो होता है आपका लिथियम। लिथियम की सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या होती है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो गैस होता है एथिलीन। एथिलीन गैस का हम किसी भी फल को पकाने के लिए करते हैं कृत्रिम रूप से। अगला पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, या कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके लिए। उसके बाद कह रहा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? तो वो सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, अन्य हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट हमें आयरन क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से किसका F से अधिक होता है? जिसका किसका pH मान F नहीं है, ये किसका pH मान 7 से अधिक होता है? तो रक्त प्लाज्मा का pH मान 7 से अधिक होता है। पेंसिल लीड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है आपके सामने। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो रक्त प्लाज्मा का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में रक्त प्लाज्मा की पीएच वैल्यू पाई जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पीने के लिए क्या है? पीने के लिए उपयुक्त है? तो आपका जो एथेनॉल है ना, उसको एथेनॉल को अल्कोहल को पीने के उपयुक्त में करते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है कि एथेनॉल का उपयोग पीने के शराब के रूप में किया जाता है, जबकि मेथेनॉल तथा हेक्सेनॉल आदि जैसे अल्कोहल शराब के रूप में पीने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। मतलब एथेनॉल के अलावा जो आपके मेथेनॉल और हेक्सोनॉल है इनका प्रयोग घातक होता है, ये अनुपयुक्त होता है, इनका उपयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट आपके सामने है,
ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होने वाली, बहुत छोटा होगा, बिल्कुल आप प्यार से इसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि पानी में खुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है, तो वो है आपका CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगला पॉइंट है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो C/1/C/137 होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो इससे क्या होगा, इसकी स्थिति क्या बनेगी, तो ये बर्फ के पिघलने पर या पिघलाने पर मिट्टी के तेल की सतह गिर जाएगी, मिट्टी के तेल की सतह गिर जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके वर्ताव को व्याख्या करती है, तो क्षार की व्याख्या करती है। अगला पॉइंट आपके सामने है, उदासीनीकरण का उत्क्रमण क्या है, ये भी नहीं है। उदासीनीकरण का उत्क्रमण क्या है, ये है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है, इसका उत्क्रमण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो वो आपका सिरका, इसका कोलाइड नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक है, वो है आपका फास्फोरस, आपका मुख्य रासायनिक घटक है। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो हीरे के बीज में आपका ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम व्हाइट लेड होता है, व्हाइट लेड कहलाता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान लगभग 7 से कम होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो आपकी जो हल्दी है ना, वो पॉइंट में दिया था, हल्दी अम्ल क्षार का संकेतक है। अगला पॉइंट देखते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो बनता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या बनता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, तो वो होता है सिरका, और सिरका मेरा होता है एसिड, और एसिड के लिए आपको पता है ABr होता है। इसका मतलब एसिड जो होता है ना, वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए आपका सिरका इसमें करेक्ट आंसर होता है। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है, तो आपको पता है मोर्चा जंग का मतलब जंग, जिसमें आपको नहीं बोलते हैं कि इसमें जंग लग गई है, इसका मतलब लोहे में होता है, तो लोहे में फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के मिलने से उसमें मोर्चा लग जाता है, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड का नाम देते हैं। अगला पॉइंट है, सूखी बर्फ क्या है, ये सब लोगों को पता होगा, ये बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है। तो सूखी बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम देते हैं। निम्नलिखित आपका अगला पॉइंट हम देते हैं नीचे आकर के, निम्न ऑक्साइड में कौन सा जल में घुलनशील है, तो वो आपका है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, ये आपका क्या है, जल में घुलनशील है। साबुन उद्योग का, अगला मैं कलर चेंज करता हूं यहाँ पे, ये साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो ग्लिसरॉल इसका क्या है, उपजात है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है, वो है आपका जल। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम ऊर्ध्वपातन या उत्सादन का नाम देते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है, तो द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम पारा है। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है, तो होता है पेंट के रूप में क्या होता है, उत्पादन होता है। किसी ईंधन की दक्षता किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो उसके कैलोरी मान के रूप में ईंधन की दक्षता आपका व्यक्त की जाता है। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका कोक का उपयोग किया जाता है धातु के निष्कर्षण में।
अगला पॉइंट आपके सामने, अनुलिपिकरण का समापन ट्रिक होता है UAA। इस अवस्था में क्या होता है कि अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडों के नाम से भी हम जानते हैं। स्टॉप कोडन है, ये कोडन के नाम से जानते हैं। अब स्टॉप कोडन के बारे में देखते हैं। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बैंड बनाकर अनुलिपिकरण का अंत का संकेत देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत इसका पेट्रोलियम है, एरोमेटिक यौगिकों का। बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? तो बिलियन की सांद्रता के रूप में उसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो होता है केवलर। क्या होता है? केवलर। क्रमिक पोषी स्तर में विशाखा पदार्थ, ये क्या है भैया? विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं हम जैव आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैव आवर्धन बोलते हैं। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा ना, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर उपदघटनीय रसायनों की लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जानते हैं हम जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि कोलीफॉर्म क्या होते हैं? वो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित होता है। वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ाई जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिसको खाने में आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए जिंक की जगह पे आपकी टीन की परत चढ़ाई जाती है। इसी के साथ आपका फिजिक्स की पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति से। कोशिका भित्ति से इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। यदि एक जीवनी कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में कितनी जीवनी का निर्माता होंगे? वो है आपका 256। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो होती है आपकी 1 जोड़ा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सबके सब वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे, बिल्कुल आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि गुणसूत्र पर जीन की, ये जीन एक्चुअली इससे होगा, जीन की क्या व्यवस्था होती है, मतलब किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं? तो वो होते हैं रैखिक में। कैसे? रैखिक में, लीनियर में होते हैं। उसके बाद है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा। आपने mRNA का नाम सुना होगा। तो mRNA का मतलब होता है, m का मतलब मैसेंजर और RNA तो सब लोग जानते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, वो है आपका लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट आपका WBC का पार्ट होता है। उसके बाद है कि ब्रायोफाइटा में जीवाणु मात्रा कोशिका होती है, वो होती है द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित होती है। उसके बाद पॉइंट है, आप लोग यदि बिलीव ना हो तो आप लोग PYQ उठाइएगा किसी भी बुक से, और मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको देख सकते हैं। मैं आप लोगों को आसान कर दिया हूँ, हम 4 ऑप्शन ना दे करके आप लोग को डायरेक्टली बता दिया हूँ। इसके बाद से हम आप लोगों को बाई MCQ के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके सामने जब प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो उसके साथ हम लाएंगे। ठीक लोग, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको TRE 4 के लिए, GS के पोर्शन के लिए चारों सेक्शन की मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट जरूर आएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रयास किसका उपयोग करती है? वो करती है ग्लूकोज का मतलब या ग्लूकोज का। उसके बाद है कि DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? वो होता है जीन। यानी जो जीन होता है ना, वो प्रोटीन की सूचना
देता है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। आगे देखते हैं कि मानव शरीर के यकृत, यकृत का मतलब लीवर, एवं मांसपेशियों में संधारित्र ग्लाइकोजन का रूप होता है पॉलीसेक्राइड। कैसा होता है भैया? पॉलीसेक्राइड होता है। श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वो है आपका ऊर्जा स्त्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। क्लियर है मेरी पॉइंट? आगे पॉइंट देखते हैं आपको कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो है अमाइलेज। आपको बता दें ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में, अन्य विभिन्न एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में लेके चलिएगा। आगे का पॉइंट है आपके सामने कि विटामिन, एक सेकेंड, आपके पॉइंट है कि जो विटामिन B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन। इसको हम साइनोकोबालामिन का भी हम नाम देते हैं। क्लियर है? अनुवांशिकता, जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? वो करता है अनुवांशिकी से। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, सारे क्वेश्चन ही आए हुए हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं जरूर बताऊंगा आपको। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसको हम अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अनुवांशिकी कहते हैं। उसके बाद वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है आपके सामने कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं हम जीन मानचित्रण। क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग या जीन मानचित्रण कहलाती है। माता पिता के संतति में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको भी हम आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। आगे का पॉइंट है कि संघ इकाई नडरमेटा के लिए क्या सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही थे, मतलब डी वाला ऑप्शन सही था। पहला पॉइंट है इसमें कि यह समुद्री जीव होते हैं। क्या होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं और इनका शरीर गोल, नालवट या त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। ठीक है। उसके बाद इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्विक सममित, परंतु वयस्क में करा के पंचतई अरीय हो जाते हैं। वास्तविक देह गुहा रोमाभि पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नलिकाओं एवं पात्रों में बटी, जिनसे कि 3 विशेष तंत्र बनते हैं। जल संवहनी, आप देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट है। जल संवहनी है, हीमल है और पेरीहीमल है, ये 3 बनते हैं। क्लियर है ना? तो संघ इकाई डर्मेटा से संबंधित जो भी पॉइंट थे मैं आपको सबको इसमें लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लीज़ मैं अपने मन से खुद इसको डाल दूंगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले पूरी वीडियो को वॉच करिए, सुनिए, सुन करके चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से दिमाग पे सेट होती हैं। उसके बाद आप पीडीएफ तो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, वो है पादप कार्यकी। ठीक है ना? कह रहे कि मृत जीवों के अपघटक हैं, वो हैं आपके विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। ये सब के सब क्या हैं? मृत जीवों के अपघटक हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है कि लाइकेंस, क्या है ये? लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं सहभोजिता। क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है? किसमें होता है ये? तो ये ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? वो है दलहन। क्या है? दलहन है। कह रहा है कि लेगुमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णन आवश्यक है? वो है आपका लेग हीमोग्लोबिन। क्या है? लेग हीमोग्लोबिन है।
ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किसका? तो ये पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहन को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बहुत ही स्पष्ट रूप से सबको मैंने आपका प्रिंट फॉर्म में आपके सामने लाए हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या नाम है इसका? प्राथमिक उपभोक्ता है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक हार्मोन है? इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। क्लियर है ना? आगे का पॉइंट देखते हैं कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? उसको बोलते हैं कोशिका जल द्वारा। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका जल द्वारा मिलता है। पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहा है कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे चित्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पर, जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो पौधे उनके द्वारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। कैसे होते हैं? तो सूखे होते हैं। क्या होते हैं? सूखे होते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक दाब। ठीक है ना? कब? जब पौधों की जड़ों से मृदा से जल आपका प्रवेश करता है तो उसका जो कारक है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अदरक एक भूमिगत तना है। पहली बात क्या है? अदरक एक तना है। हल्दी क्या है? तना है। और जड़ें नहीं है, ये जड़ नहीं है, तना है, क्योंकि इसमें गांठ और पर्व दोनों पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं। फूल पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। हिमालय यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाया जाता है? किस प्रदेश है ये? किस प्रदेश में पाया जाता है? वो है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालय यू जो आपके पहाड़ी इलाके का एक औषधि पौधा होता है जो इन प्रदेशों में पाया जाता है। मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तित निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वो होता है सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिलियरी मसल्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक है ना? थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथियां, करा की पाइथायराइड ग्रंथियां और पीनियल बॉडी, ये सब के सब क्या है? आपकी अंतःस्रावित ग्रंथियां होती हैं। ठीक है ना? आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है आपके सामने कि रक्त में कौन सा तरल मध्य होता है? वो होता है प्लाज्मा। ठीक है ना? रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? ये माध्यम, ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा थोड़ा सा है। तरल माध्यम होता है तो प्लाज्मा में। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो एमिनो एसिड में होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है? वो दिखता है दातार कोशिका अरक्तता में। किसमें? दातार कोशिका अरक्तता में दिखता है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है तो लीवर में है। कहाँ है? लीवर में है। कह रहा है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? उसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम पूरे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। आगे पॉइंट है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? वो होता है शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका जो आपका पुल्लिंग का पार्ट होता है। किसका? पुल्लिंग का, नर जनन तंत्र का भाग होता है। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं क्रमानुकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन बोलते हैं। कह रहा है कि एडोलिम्फ नामक एक तरल पदार्थ किसमें होता है? तो जो इंटरनल
ईयर होता है ना, उसके अंदर एक एडोलिम्फ नामक एक तरल पदार्थ पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लूकोज कोई भी एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कोई भी, यहाँ पे पॉइंट चेंज कर लेते हैं हम, कोई भी एंजाइम में एंजाइम है वो है जाइमेज, मतलब ग्लूकोज जब अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो वो है आपका जाइमेज। ब्लड प्लेटलेट्स मदद करते हैं किसके लिए, तो रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। क्लियर है मेरी बात। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है कि कौन सी ग्रंथि अंतः स्त्रावी तथा बाह्य स्त्रावी के रूप में कार्य करती है, तो वो होता है अग्नाशय। क्या होता है, पैंक्रियाज जिसका नाम है। एरोबिक्स श्वसन के दौरान कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है, तो वो होता है 3 पदों से। क्लियर है ना। मानव गुर्दे में निस्पंदन, ये क्या लिखा है, निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो गुर्दे की इकाई होती है। क्लियर है ना। कह रहा है कि टाइकोकार्डिया टाइकार्डियो कार्डियक हृदय गति हो जाती है इसमें। जब टाइकार्डियो होता है ना, तो इसमें हृदय की गति कैसी हो जाती है, कहने का मतलब ये है, तो उसमें हृदय की गति आपकी तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइकार्डियो में हृदय की गति तेज हो जाती है। कह रहा है कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंध है इसका, तो लैक्टियल का संबंध वसा अवशोषण से है। किससे है, वसा अवशोषण से है। आगे का पॉइंट देखते हैं। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में क्या लाते हैं, तो गलफड़ा से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं, आपके फेफड़ा से सांस इन सभी का प्रयोग उभयचर सांस लेने के लिए करते हैं। लार का प्रमुख कार्य क्या है, तो लार का सबसे प्रमुख कार्य होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, यानी स्टार्च को माल्टोज में रूपांतरित करने का कार्य लार का है। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो सब लोगों को पता है, यदि थोड़ा सा भी साइंस पढ़े होंगे तो उसमें रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। जो मैं जहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, उसको यदि आप कॉपी पे लगे हैं तो वैसे नॉर्मली रफ की तरह उसको लिख डालिए, क्योंकि लिख लेंगे वो चीज़ ना, तो भले उसको दोबारा देखे ना, लेकिन वो चीज़ दिमाग पे थोड़ी सी सेट हो जाती है। कह कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है सार्क के मामले में, यानी सार्क में केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप होता है। जब सार्क होती है ना, सार्क का जो हार्ट होता है, हार्ट चैम्बर, उसमें केवल ये जो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, उसका ही पंप होता है। प्योर ब्लड उसके उसके हार्ट में नहीं होती है, उसका पंप उसके हार्ट में नहीं होता। किस में वो है, वो जानवर है आपका सार्क। ठीक है ना। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं, क्या है ये, आवगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहाँ मिलती हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। क्लियर है ना। चलिए आगे आते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल बायो का पार्ट है और आपके पूरे TRE 1 TRE 2 TRE 3 के सारे के बायो को क्वेश्चन आपको इसमें समाहित किया गया है, वो भी 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है ना। आप सब लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, आपको अच्छा लग रहा हो तो। लाइक के साथ साथ यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, कि वीडियो को जब भी आए तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है, तो वो करता है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। ये सब के सब मस्तिष्क के भाग में ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करते हैं। आगे के देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट आपके सामने है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखते हैं। पहली बात कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह स्वास्थ्य, स्वभाव, वृद्धि और लैंगिक विकास को प्रेरित करता है। ये पीयूष ग्रंथि का कार्य है, और इसके बारे में इसके जो गुण हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है, तो वो किया जाता है उसके कार्निया को। किसके,
उसके आँख के जो भी नेत्रदान करना चाहता है तो उनके हिस्से को जो प्रतिरूपण होगा वो कार्निया का होगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव, एस्ट्रोजन का स्त्राव और डिंब का निर्माण, ये 3 प्रकार की चीजें हैं जो अंडाशय के द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन का स्त्राव और उसके साथ डिंब का निर्माण भी होता है। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन मतलब ह्यूमन के अलावा प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं पशुजन्य बीमारी। मतलब माना जाता है कि ये इंसान से इंसान में फैली हुई बीमारी नहीं है, ये किसी अन्य प्राणी के द्वारा है, इसलिए इसको हम पशुजन्य बीमारी का नाम देते हैं। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। आगे पॉइंट है, किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? वो होता है जल प्रदूषण से। किससे फैलता है? जल प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है। हेपेटाइटिस ए, ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो यह भोजन संदूषण, जल उत्पन्न बीमारी तथा वायु उत्पन्न बीमारी है। मतलब मैक्सिमम में चीजें जो प्रदूषण जल होता है ना या प्रदूषित भोजन होता है ना, उसके द्वारा हेपेटाइटिस ए फैलता है। इसमें लीवर डैमेज होता है, लीवर में दिक्कत आती है, जिससे आपकी पाचन शक्ति, आपके शरीर में पीलापन, बहुत सारी चीजें इससे फैलती हैं। ठीक है ना, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। कह रहा है कि कौन सा प्रदूषण जनित बीमारी है, जनित विकार है? तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, निकोमोसिस और कुष्ठ रोग। ये 3 चीज है, फ्लोरोसिस, निकोमोसिस और कुष्ठ रोग। मैं आपको बता दूं, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जो भी चीज दी हुई है मैं उसी का इसमें जिक्र किया हूँ। कह रहा है कि अपच का उपचार। अपच का मतलब कि जो आपका अनडाइजेस्टेड जो चीज होती है, जैसे जो भोजन भोजन का पाचन नहीं होता है, जैसे पेट में गैस एसिडिटी हो जाती है, उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? उसके लिए हम एंटासिड का उपयोग करते हैं। जो आपकी जो भी नहीं बोलते हैं कि खाली पेट की गैस की गोली खा लेना है, तो उसमें एंटासिड होता है जो एसिडिटी हमारी पेट में बन जाती है, उन एसिडिटी को कम कर देता है एंटासिड। तो अपच के उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काले फेफड़े का रोग कोयला खनिजों से है। मतलब कोयला खनि जो भी कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको इस प्रकार की बीमारी से गुजरना पड़ता है, वो होता है काले फेफड़े। ठीक है ना? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? उसका नाम है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ये 3 प्रकार की चीज है जो मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। शायद आप पिछले भी पढ़े हैं। ट्रेकोमा संबंधित एक बीमारी है। ट्रेकोमा आंख से संबंधित बीमारी है जिससे अंधापन ज्यादा होता है। ठीक है ना? मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, मतलब उसको क्या चीज नहीं दिख पाती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से उसको नहीं दिख पाती हैं। तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए वो इंसान मायोपिया की बीमारी से ग्रसित है। ठीक है ना? वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वो करते हैं वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रख करके। क्लियर है ना? आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है आपका कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो आपके जीवित छिद्र SARS को करा कि टू वायरस प्रवेश करा करके। ठीक है ना? कोविड टीकाएं इस प्रकार के प्रतिरक्षी को उत्तेजित करने से उत्तेजित करते हैं कि SRS जो होता है ना, वो टू वायरस में प्रवेश करा दिया जाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ना? ये होता है कैडमियम के कारण। क्या होता है? कैडमियम के कारण, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। औद्योगिकरण से संबंधित जो भी मानव की गतिविधियां होती हैं, उसी के कारण ये आपके इटाई रोग फैलता है, जिसमें जो आपके कैडमियम के कारण होती है। ठीक है ना? कमेंट करके बताएंगे पारा से कौन सी बीमारी होती है। कह रहा कि किस प्रकार की दवाई उत्पादन में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो ऑप्शन है उसमें दिए गए थे फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक लेकर तथा एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में आपका एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। लास्ट ऑप्शन आपके सामने है कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पॉइंट है कि केचुए में कितने लैटरल हॉर्ट्स होते हैं, जिसको पार्श्विक
हृदय बोलते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी लेटरल हार्ट्स क्या होता है कि लेटरल हार्ट शरीर में ब्लड प्रेशर और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा बायो का सेक्शंस कंप्लीट होता है। इस आपको पीडीएफ एक बार ही मिलेगी जब आपका पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच करें आप। फुल वॉच करने के रीज़न ये है कि जो भी पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए जाते हैं पढ़ाते के टाइम, वो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको फुल वॉच करना है वीडियो को, और वीडियो को लाइक करके, और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो इसी के साथ हमने सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर अगले सेशन में हम केमिस्ट्री के साथ वन लाइनर के फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।